गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित पाश्चात्य विद्वान प्लेटो के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न बीए, एमए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्लेटो एक महान दार्शनिक, महान कवि। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। प्लेटो का परिवार जो था वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन कभी प्लेटो स्वयं कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। उसके जन्म से लेकर वयस्क होने तक उसने अपने देश यानी एथेंस पर स्पार्टा के आक्रमण को बहुत ही करीब से देखा। यानी स्पार्टा ने एथेंस को बुरी तरह से पराजित किया। इस पराजय का प्रभाव प्लेटो के ऊपर इतना गहरा पड़ा जिसका प्रभाव हमें उसके दर्शन और उसके काव्य संबंधी विचारधारा में देखने को। प्लेटो ने अपने पुस्तक रिपब्लिक में इस पराजय के बारे में लिखा कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह होती है। गुलामी मृत्यु से भी भयावह होती है। कहीं न कहीं इस पंक्ति का भी प्रभाव उसके काव्य संबंधित विचारधारा में हमको देखने को मिलता है। उसके गुरु का नाम सुकरात था और सुकरात की देखरेख में उसने शिक्षा दीक्षा लिया, कई देशों का भ्रमण किया और कई पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। सबका प्रभाव उसके दर्शन और उसके काव्य संबंधी विचारों में हमें देखने को मिलता है। प्लेटो ने जो विचार दिया काव्य के संबंध में, जबकि वो एक कवि हृदय वाला था, इसके बावजूद भी उसने कई कवियों की निंदा की। उसने आदर्श राज्य के लिए कवियों को राज्य से बाहर निकालने की बात की। यह बात कुछ अटपटी सी लगती है। यही नहीं, इसके पीछे कारण यह था कि प्लेटो स्वयं सत्य का पक्षधर था, तार्किक विचारों वाला था। उसने कवियों को देश निकालने या उन्हें राज्य में रहने का अधिकारी इसलिए नहीं माना क्योंकि उसने देखा कि जो कवि हैं वो कई ऐसी रचनाएं करते हैं जिसका प्रभाव लोगों के ऊपर भी पड़ता है और लोग उस प्रभाव से पूरी तरह प्रभावित दिखते हैं। जैसा कि उसने देखा कि एथेंस जैसा शक्तिशाली राज्य स्पार्टा से हार गया। इस हार के पीछे कारण क्या था? कहीं ना कहीं उस कवि लोगों को भी जिम्मेदार मानता है जो अपने काव्य के माध्यम से लोगों का मनोरंजन तो करते हैं। काव्य मनोरंजन के साथ साथ मनुष्य के अंदर कुछ ऐसी संचित भावों या विचारों को उभारते हैं जो भाव और विचार उन्हें दुखित, भयभीत
डरपोक और कायर बनाता है। यानी काव्य के बहुत सारे ऐसे विचार हैं, कुछ कुप्रवृत्तियां हैं जो बालकों पर बहुत बुरा असर डालती है और उसका असर इतना भयावह होता है कि मनुष्य अंदर से कमजोर हो जाते हैं, उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। जबकि उन्होंने ऐसे कवियों की निंदा की, ऐसे कवियों को बाहर निकालने की बात की जो इस तरह की रचना करते हैं। उन्होंने उन कवियों की प्रशंसा की जो देवताओं की प्रशंसा करते हैं, देवताओं के बड़े बड़े साहस भरी बातें लिखते हैं, या उन महापुरुषों की चर्चा करते हैं जो जिनके साहस और बलिदान से देश में एक एकता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का संदेश मिलता है। ऐसे कवियों की उन्होंने प्रशंसा भी की, लेकिन उन्होंने ऐसे कवियों की निंदा की जो डर, भय और लोगों में कुप्रवृत्तियों को उभारने का प्रयास करते हैं। ऐसे कवियों को देश निकालने की बात करते हैं। कहीं न कहीं इस भाव या इस विचार का प्रभाव उन्होंने एथेंस की हार में देखा और उसको उसी ढंग से उसकी व्याख्या अपने काव्य के विचार संबंधी विचारों में हमें देखने को भी मिलती। उन्होंने आगे बताया कि काव्य जो है, उनका काव्य के अनुकरण संबंधी सिद्धांत जो काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने कहा कि काव्य क्या है। उन्होंने कहा प्लेटो के काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हैं, काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हैं और ये भी बताते हैं कि जिससे अनुकरण को हम लोग अंग्रेजी में इमिटेट कहते हैं और इमिटेशन कहते हैं। इमिटेशन क्या है? तो अनुकरण है। अनुकरण क्या है? यानी नकल है। और इस नकल के पीछे वो बताते हैं कि कविता का जन्म जो है अज्ञानतावश उत्पन्न होता है। कविता का जन्म कैसे होता है? अज्ञानतावश, परिस्थितियों उत्पन्न होता है और जो सत्य का अनुकरण नहीं किया जाता है, जो सत्य से बहुत दूर होता है, जो सत्य से बहुत दूर होता है। प्लेटो स्वयं प्रत्ययवादी था। प्लेटो स्वयं प्रत्ययवादी था। उसका प्रत्ययवादी से मतलब ये था कि विचार ही सब कुछ है, विचार ही सब कुछ है। प्रत्ययवादी था, इसलिए विचार को ज्यादा महत्व दिया। विचार का मतलब है ईश्वर। ईश्वर को उसने, विचार को उसने ज्यादा महत्व दिया और बताया कि विचार ही परम सत्य है, वह अखंड है और नित्य है। विचार क्या है? अखंड है, नित्य है। विचार मतलब ईश्वर। और दूसरा उसने बताया कि जो वस्तु जगत जो है, जो दूसरा चीज हमें जो जो आभास होता है, इस जगत में जो कुछ भी हमें आभास होता है, यानी प्रतिबिंब जो भी बनता है, उसको उसने दूसरे स्तर पर रखा है और तीसरे स्तर पर उसने बताया कि इसी वस्तु जगत का कवि जो है अनुकरण। ध्यान देने वाली बात है कि उसके प्रत्ययवादी था, अर्थात वह विचार को महत्व देता था। विचार यानी ईश्वर को ज्यादा महत्व दिया और जो विचार है वही हम लोग वस्तु जगत में उसी का प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं या बनता है। और जो वस्तु जगत में जो कुछ भी कवि, लेखक, चित्रकार जो कुछ भी रचना करता है,
इन्हीं वस्तु जगत में जो विचार को लेकर जो रचना करता है वह कहीं न कहीं अनुकरण ही है, और कविता जो है कहीं न कहीं अनुकरण ही है। इसलिए कभी कभी प्लेटो का मानना था कि कविता नकल की नकल है। कविता क्या है? नकल की नकल है। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए प्लेटो ने एक पलंग का उदाहरण दिया। प्लेटो ने पलंग का उदाहरण दिया और कहा कि पलंग जो कुछ भी हम लोग देखते हैं पलंग के रूप में, वो हमारे प्रत्यय में यानी हमारे प्रत्यय यानी विचार में पलंग आता है पहले, और उस पलंग को बढ़ई जो है लकड़ी से बनाता है। उस पलंग को बढ़ई क्या करता है? लकड़ी से बनाता है। और तीसरे स्तर पर जिसका निर्माण चित्रकार या कलाकार उसका करता है। इसका निर्माण कलाकार या चित्रकार करता है। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ पहले से है उसी को अनुकरण करता है, यानी उसका रूप भले बदल जाए लेकिन अनुकरण पहले से मौजूद रहता है विचार में, यानी उस विचार को पहले से ही बनाए रखता है। तो वही चीज हमारे विचार में आता है, वही वस्तु जगत हमें प्रतिबिंबित होता है, यानी हम देखते हैं, और उसी का निर्माण कलाकार या चित्रकार अपनी कविता में करता है। इसलिए यह नकल का ही नकल है, इसलिए इसको अनुकरण का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो अनुकरण क्या है? आप जान भी करते हैं, कॉपी करना, नकल करना, यानी हम कुछ नया नहीं करते, हम उसी अनुकरण का रूप जो है बदल देते हैं। कहीं ना कहीं आज विज्ञान के जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत में वो चीज मौजूद है, और उसी चीज का वैज्ञानिक उसका अनुकरण कर रहा है। उसको वस्तु जगत में जो कुछ भी बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कलाकार की भांति, कवि की भांति उसकी रचना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका स्वरूप, कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब पहले से था, और उसी को समय और परिस्थिति के अनुसार उसका नकल करते हैं। इसलिए नया कुछ नहीं है, बल्कि यह एक अनुकरण है। काव्य कोई नई चीज नहीं है, काव्य का अनुकरण है, इसलिए ये नकल की नकल है। प्लेटो का मानना था क्यों कवियों के या काव्य के प्रति उसने इतनी निंदा या इतनी देश निकालने की बात कवियों को क्यों की? क्योंकि उसका मानना था कि काव्य जो है या कविता जो है, कविता या काव्य जो है देवों के आदर्श का चित्रण बहुत कम कर पाते हैं। जो कवि देवों या महापुरुषों का आख्यान या उनके चरित्र को ठीक ढंग से नहीं निर्वाह कर पाते हैं, ऐसे काव्यों की उन्होंने निंदा की, ऐसे कवि की निंदा की। उसने माना कि काव्य में वीरता की जगह कायरता अगर उत्पन्न होता हो, ऐसे काव्य की रचना से, ऐसे कविता की रचना से लोगों में पौरुषता की जगह कायरता आ जाए, वैसे काव्य की निंदा की, ऐसे कवियों की निंदा की। और उसने काव्य में भोग विलास को उत्तेजित करने वाली रचनाओं की निंदा की। मैं मानना था कि काव्य जो है भोग विलास से संबंधित बातें ज्यादा लिखते हैं, इसलिए ये राज्य के हित में नहीं है। उसके बाद उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। उन्होंने माना
कि काव्य से बुरे चरित्र में, यानी काव्य में कोई बुरा चरित्र का चित्रण किया जाता है, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, वयस्कों पर भी पड़ सकता है। और हम लोग अच्छी चीजों का अनुकरण नहीं करते, बल्कि गलत चीजों का अनुकरण करने से समाज में हमें एक गलत चीज सीखने को मिल जाती है। इसलिए ऐसे काव्यों के उन्होंने लिखा कि उसका मानना था कि काव्य जो हमें निकृष्ट भाव पैदा करता है, उन्होंने काव्य का सृजन को ईश्वरीय वस्तु मानते हैं। काव्य का सृजन कैसे होता है? ईश्वरीय कृपा से। और जब कवि उस ईश्वरीय कृपा को पाकर जब काव्य की रचना करता है, तो काव्य की रचना करते समय भाव जो भी व्यक्त होता है उस पर कवि का नियंत्रण नहीं होता है, यानी कवि के नियंत्रण के बाहर होता है। इसलिए ऐसे काव्य जो ईश्वरीय प्रदत्त है, जो पहले से विचारों में है, उसी का अनुकरण कवि, लेखक या चित्रकार करते हैं। इसलिए ये कोई नई रचना नहीं है, बल्कि एक नकल का ही नकल है। और इसलिए ऐसे काव्यों को उन्होंने निंदा की और राज्य से बाहर निकालने की वकालत। निश्चित रूप से आपको मैंने जो पूर्व बातें बताई उससे संबंधित आप अपनी एक राय बनाइए। धन्यवाद।